Good evening everyone. This is Priti Shukla. In our video lecture series of class 12th economics, we are going to continue with our discussion of unit 6 development experiences chapter 1st Indian economy on the eve of independence. टॉपिक जो हमने कवर किया था हमारी फर्स्ट क्लास में दैट वाज कि एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या फीचर था on the eve of independence. जब when we are going to free from the Britishers, the ruling of Britishers, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या फीचर थे, इसमें हमने 4 पॉइंट्स को कवर किया था. देखिए ये मैं आपको मार्क कराती हूँ. एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कैसे फीचर्स थे. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सिस्टम प्रिवेल कर रहा था वो था लैंड सेटलमेंट सिस्टम. फर्स्ट वन लैंड सेटलमेंट सिस्टम. ये मैंने आपको बताया था कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता था, जहाँ पे एक हायरार्की थी, ब्रिटिशर्स देन जमींदार्स और फिर देन पीजेंट्स. ये ऐसा सिस्टम प्रिवेल कर रहा था जहाँ पे ज़मींदार को पूरे लैंड की ओनरशिप दे दी जाती थी इनके अंडर में, और फिर उसके बाद में ये पीजेंट से कल्टीवेट करवा के इनसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और फिर उस रेवेन्यू का कुछ पोर्शन ये एज अ टैक्स ब्रिटिशर्स को देते थे और कुछ पोर्शन इनका एज अ लेबर वेजेस ये के फॉर्म में ये पीजेंट को देते थे. मैक्सिमम पोर्शंस को ये खुद रखते थे ज़मींदार. नेक्स्ट आता है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. अब ये कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या था, लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे ज़्यादा बिलीव करते थे, तो लोगों के माइंडसेट को चेंज किया गया. फोर्सफुली उनसे कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो कराया गया, जैसे कि शुगर केन हो गया. इस तरीके के क्रॉप्स जिनकी यूरोप में डिमांड ज़्यादा थी, ऐसी इंडिगो, इन सारी इंडिगो, शुगर केन, इस तरीके की क्रॉप्स जिनको ब्रिटेन अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना चाहता था, यूरोप में उनसे ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करके यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में सेल करके, तो वहाँ यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस बहुत अच्छी थी ऐसे क्रॉप के लिए, तो यहाँ पे ग्रो करा के फिर यहाँ से वो एक्सपोर्ट करके ले जाते थे ब्रिटेन में काफ़ी लो प्राइसेस पे, और फिर वहाँ जाके बाकी कंट्रीज़ को ये सेल करते थे काफ़ी हाई प्राइसेस पे. तो इनसे काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट ये ब्रिटिशर्स अर्न करते थे. नेक्स्ट पॉइंट था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. अब जो लैंड की इल्ड थी वो डे बाय डे डिक्लाइन करती जा रही थी, डिक्रीज करते जा रही थी. रीज़न ये था कि जो मैंने आपको बताया कि जो मिट्टी होती है, सॉइल के रेप्लेनिशमेंट के लिए कोई भी स्टेप्स नहीं लिए जा रहे थे, ना मैन्योरिंग, ना फर्टिलाइजर, ना HYV सीड्स, कुछ भी बेटर, ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और इवन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन एक्सट्रैक्ट करने के चक्कर में जो मिट्टी की फर्टिलिटी थी वो डे बाय डे डिक्रीज करती जा रही थी, और जो फर्टाइल लैंड थे वो बैरन लैंड में कन्वर्ट होते जा रहे थे, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो थी वो गिरती चली जा रही थी. नेक्स्ट पॉइंट आता है स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब यहाँ पे जो इरिगेशन की फैसिलिटी है, अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सारी चीज़ों की स्केर्सिटी क्यों थी, इनकी कमी क्यों थी. क्योंकि बात ये आती है कि अगर फील्ड के लिए कुछ भी डेवलपमेंट करना है तो इन तीनों में से कौन करें, पीजेंट करें, ज़मींदार करें, या ब्रिटिशर्स करें. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीजेंट्स तो कैपेबल होते ही नहीं थे इस तरीके के कोई इनिशिएटिव लेने के लिए, क्योंकि इनके पास मात्र उतना ही होता था कि खा के जीवन निर्वाह कर लें. एक्स्ट्रा जो एफर्ट होता था, मतलब एक्स्ट्रा कैपिटल फॉर्मेशन के लिए या एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के लिए इनके पास कुछ भी बचता नहीं था कि ये लैंड के लिए इन्वेस्ट कर सकें. जमींदार ब्रिटिशर्स की तरफ देखते थे, ब्रिटिशर्स जमींदार की तरफ देखते थे. तो ये सारी बातें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर. अब हम देखने जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर्स तो हमने देख लिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था. अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ. इंडस्ट्रियल सेक्टर जो उस समय का टाइम पीरियड था, तो वहाँ पे हम लोगों के पास मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट नहीं थे, कोई कैपिटल गुड्स, बड़ी बड़ी मशीनें जो कारखानों में लगती हैं, प्लांट्स जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प से प्रोडक्शन होता है, ऐसे कोई प्लांट्स हम लोगों के पास थे नहीं उस समय. इस रीज़न ये था कि जो ये क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, ये पहले यूरोप में आया था. आपने क्लास 7th 8th में थोड़ा सा अगर हिस्ट्री को पढ़ा है तो आप उसको रिवाइज करने की कोशिश करिए, उसे तो रिकॉल करने की कोशिश करिए, तो आपको याद आएगा कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था वो पहले यूरोप में आया था. मतलब ये जो यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं, ये इनमें मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स हैं, इनमें मॉडर्नाइजेशन पहले आया है. तो इस वजह से इनके पास जो कैपिटल गुड्स वगैरह हैं या कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमसे पहले आई हैं. हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट वर्क होता था. मैंने आपको पहले ये बताया भी था इसके बारे में कि चाहे वो बिल्डिंग की नक्काशी हो, कपड़ों की नक्काशी हो, या फिर स्टोन वर्क हो, या फिर कोई एडिबल आइटम्स हो, तो सब कुछ हाथों की
कलाकारी से बनते थे, मतलब मशीन नहीं थी उनको प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए या फिर प्रोसेस करने के लिए। तो अब बात ये आती है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का फीचर कैसा था। तो हमारी क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो एकदम से डिक्लाइन हो रही थी। अब उनके ये जो डिक्लाइन के पीछे का रीज़न क्या था? डिक्लाइन के पीछे के बहुत सारे रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि क्योंकि जब कोई वर्क हाथों की हेल्प से होता है, क्राफ्टमैनशिप से होता है, तो उसमें लेबर ज़्यादा लगता है और वो ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होता है। सपोज दैट कि वन पेज कंटेंट चाहिए और उसको हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में लिखना है, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो ऑब्वियसली जिसने वो एफर्ट डाले हैं उनके चार्जेस भी ज़्यादा होंगे। वही नोट्स को अगर हम प्रिंटेड फॉर्म में लेके आ जाएं तो टाइम भी कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा, एफर्ट्स कम लगेंगे, तो जाहिर सी बात है चार्जेस कम आएंगे। चार्जेस मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम है तो प्राइस भी उनकी उसी के अकॉर्डिंग होगी, मार्जिन भी उसी के अकॉर्डिंग होगा, तो प्राइसेस भी ज़्यादा नहीं जाएंगी। ऑलरेडी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही ज़्यादा आएगी तो प्राइस तो ज़्यादा रखना ही पड़ेगा। तो होता क्या था कि जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स होते थे वो सस्ते पड़ते थे इन कंपैरिजन टू जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते थे। हाथों से बने जो प्रोडक्ट होते थे वो मशीन के बने प्रोडक्ट से महंगे होते थे। जैसे कि खादी के कपड़े हैं, अगर वो चरखे पे बन रहे हैं तो उनका जो वो कपड़े जो होते थे महंगे होते थे, और वही खादी के कपड़े अगर इंडस्ट्रीज से बन के आ रहे हैं, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज से बन के मतलब प्लांट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती थी वहां से अगर बन के आ रहे हैं, तो उनकी कॉस्ट कम होने के कारण उनकी प्राइसेस कम होती थी। और फिर कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर को तो वही प्रोडक्ट चाहिए ना जो जितना चीप मतलब जितने लो प्राइस में अवेलेबल हो जाए। इससे क्या होता था कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर जो होता था वो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज ले जाती थी। एक तो रीजन ये था। दूसरा, जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने बड़ी जो मैनिपुलेटिव ट्रेड पॉलिसी बना रखी थी। अब ये मैनिपुलेटिव ट्रेड पॉलिसीज क्या थी? ये ऐसी ट्रेड पॉलिसीज बनाते थे जिसमें इनका बेनिफिट होता था। जैसे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आए तो इंडिया से अगर कोई गुड्स एक्सपोर्ट होता था, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो चाहे फिनिश गुड्स, ब्रिटेन में तो ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट होता था। ये इंडिया से रॉ मटेरियल लेके आ जाते थे, फिनिश गुड्स नहीं लेके जाते थे ज्यादा। तो होता क्या था, अगर सपोज दैट कोई रॉ मटेरियल ब्रिटेन में जा रहा है, चाइना में जा रहा है, जापान में जा रहा है, तो ये क्या करते थे, जो मटेरियल इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है ब्रिटेन में उसको ड्यूटी फ्री कर देते थे। उस पर कस्टम ड्यूटी एकदम नेग्लिजिबल या फिर निल रख देते थे, वो ड्यूटी फ्री हो जाता था। ड्यूटी फ्री होने के कारण इनकी कॉस्ट कम पड़ती थी। और वही गुड्स अगर ब्रिटेन में ना जाके चाइना या जापान में जा रहा है तो उस पर ड्यूटी इम्पोज कर दी जाती थी। इसका मतलब वही रॉ मटेरियल इनको चीपली अवेलेबल हो जाएगा इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, चाइना जापान वगैरह। उसी तरीके से अगर इंडिया में कोई फिनिश गुड्स ब्रिटेन से आता था तो उसको भी ड्यूटी फ्री रखते थे, उस पर कोई ड्यूटी नहीं। लेकिन अगर कोई फिनिश गुड्स जो है फिनिश गुड्स अगर ब्रिटेन से ना आके चाइना जापान अदर कंट्री कहीं से भी आ रहे हैं, फ्रांस वगैरह से, तो उन पर ड्यूटी इम्पोज कर दी जाती थी। तो पहला तो रीजन होता था कि क्राफ्टमैनशिप और कैपिटल गुड इंडस्ट्री की वजह से जो वर्क होता था इससे प्राइसेस में अंतर आते थे। दूसरा प्राइस में जो अंतर आता था वो आता था ड्यूटी की वजह से, टैक्सेस की वजह से, कस्टम ड्यूटीज वगैरह की। अब आती है तीसरी बात, कोटा फिक्स कर देते थे। ये कोटा कैसे फिक्स कर देते थे कि ब्रिटेन में अब इतना जो गुड्स होगा उसका एक वॉल्यूम डिसाइड कर देते थे कि ब्रिटेन से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है वो इतने वॉल्यूम में होगा, और बाकी कंट्रीज से जो कोटा होता था वो ब्रिटेन का हाफ होता था। मतलब अगर 10 यूनिट्स ब्रिटेन में सप्लाई कर रहे हैं आप, या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या 10 यूनिट्स अगर आप किसी कॉमोडिटी की ब्रिटेन से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अदर कंट्री से आप उसकी 5 यूनिट्स ही कर सकते हैं। चाइना जापान से आप 5 यूनिट्स ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता था, इंडिया के ये मार्केट शेयर को ज्यादा से ज्यादा अपने कंट्रोल में रखने के लिए ऐसा करते थे। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या हुआ कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन होने लगे, क्योंकि जब कस्टमर्स डिमांड ही नहीं कर रहे थे इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को, जो डोमेस्टिक हमारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स थे उनको हम डिमांड ही नहीं कर रहे थे क्योंकि प्राइसेस उनकी हाई जा रही थी। तो इन क्या हो रहा था, शेयर जा रहा था, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद होती चली जा रही थी। पहला पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन कर रही थी तो इसका और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा था। अब देखिए, इंडस्ट्रीज जाने का मतलब है कि वो लोग, वो बुनकर, वो क्राफ्ट्समैन जो कि इस काम में लगे हुए थे प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग में, उनकी जॉब का जाना। अब उनकी जॉब जा रही थी
तो वो क्या हो रहे थे, अनएम्प्लॉयड होते जा रहे थे और इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट थी वो बढ़ती चली जा रही थी। पहला इफेक्ट तो ये हुआ। दूसरा, अब क्योंकि इंडिया में इन्होंने कंपटीशन को खत्म कर दिया ब्रिटिशर्स को, इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी वो तबाह हो चुकी थी, बर्बाद हो गई थी, तो अब ना चाहते हुए भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होना पड़ता था। इसका मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा फिनिश गुड्स जो कि ब्रिटेन से आ रहा था उस पर डिपेंड होने लग गए थे। तो फिनिश गुड्स जो कि ब्रिटेन से आ रहा था उसका इंपोर्ट बढ़ गया और हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। नेक्स्ट आते हैं, अब ये जो बात आ रही है कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं डिक्लाइन कर रही हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करने का कोई तरीका तो हो सकता है। तो एक तरीका था कि ब्रिटेन को ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर, एक जो मेन रीजन था वो क्या था पाने का, कि मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स जो वहां के प्रोडक्ट्स होते थे वो मशीन मेड प्रोडक्ट्स होते थे। तो मशीन मेड प्रोडक्ट्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती थी, प्राइसेस कम होती थी। तो हमने अपने यहाँ मशीन मेड प्रोडक्ट्स क्यों नहीं मैन्युफैक्चर करना शुरू किया? तो रीजन ये आती है क्योंकि हमारे पास कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी। ब्रिटेन में वो इंडस्ट्रीज थी जो बड़े बड़े वो मशीन और प्लांट्स बनाते थे जिनकी हेल्प से अदर गुड्स का प्रोडक्शन होता था। हमारे यहाँ ऐसी कोई इंडस्ट्री थी नहीं कि जो ये बड़े बड़े प्लांट्स बनाए, जिससे कपड़ा बनाने वाली मशीन बनाए जिससे कि हम कपड़ा बना सकें। तो ये रीजन था। अब नेक्स्ट बात आती है थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट, लो कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन कर रही हैं और हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ही बेस्ड है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा फैक्ट्री सेटअप नहीं था, मशीन वाला सेटअप नहीं था, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जब खत्म हो रही हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जब अर्निंग ही नहीं आ रही है तो पूरे देश का जो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी वैल्यू ऑफ फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज, जो एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में एक देश में प्रोड्यूस की जाती हैं, उसमें किसका किसका कंट्रीब्यूशन होता है? तो इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब क्योंकि जो सेकेंडरी सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसका शेयर डिक्लाइन करता जा रहा है, तो इनका जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन भी डिक्लाइन करते जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फिफ्थ पॉइंट, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। बात ये आ रही थी कि इन सारी चीजों को सुधारने के लिए, इनके इम्प्रूवमेंट के लिए, इनके रिफॉर्म के लिए कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहा था? क्योंकि उस समय जो हमारी गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिशर्स से बनी हुई गवर्नमेंट थी। हमारे लोगों द्वारा चुनी हुई, लोगों में से बनी हुई गवर्नमेंट लोग होते, तो वो हमारी जो ये क्या कहते हैं, हमारी जो ट्रेजेडी है इसको समझते, लेकिन इनका तो उद्देश्य यही था कितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक्सप्लॉइट कर सकें। तो ब्रिटिशर्स जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को इम्प्रूवमेंट के लिए, इसके रिफॉर्म के लिए कोई स्टेप लेना ही नहीं चाहते थे। इनका रोल जो था वो ना के बराबर था एकदम। इस वजह से जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई भी इम्प्रूवमेंट या कोई भी रिफॉर्म नहीं आया। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या फीचर था। अब कल के टॉपिक को, आज के टॉपिक को आप रिपीटेडली जो है वो बोलते रहिए, चीज़ें आपको याद होंगी। पॉइंट्स बहुत कम हैं, 4 to 5 पॉइंट्स हैं एक एक टॉपिक में, लेकिन आप इसको अच्छे से बार बार सुनिए, अपने ओन सेंटेंसेस में लिखने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि रोट मेमोराइजेशन से कुछ नहीं होता। आप रोट मेमोराइजेशन कितनी भी करिए, डेली बेसिस पे कितने भी आवर्स पर डे, 2 hours 3 hours करिए, वो आपके माइंड में नहीं बैठने वाला, वो एक टाइम के बाद वो चीज़ें स्किप हो ही जाएंगी। बेटर होता है कि आप टॉपिक को समझिए, बहुत अच्छे से समझिए, चैप्टर से आप उन वर्ड्स को, उन वोकैबुलरीज को उठाइए जो आपके उस पॉइंट में मेंशन होने चाहिए, और फिर उसके बाद आप उसको अपने सेंटेंसेस में फॉर्म करके लिखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, टेक केयर।